आज की सेशन में मैं कवर करूँगा प्रिंट फंक्शन, आईडी एंड टाइप फंक्शन, रिजर्व वर्ड्स क्या होते हैं, आइडेंटिफायर्स और वे कौन कौन से रूल्स हैं किसी आइडेंटिफायर को डिफ़ाइन करने के लिए। तो आइए इस नेक काम का आगाज़ करते हैं अल्लाह के बाबरकत नाम से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वी विल डिस्कस अबाउट प्रिंट फंक्शन। प्रिंट फंक्शन का काम है किसी भी मैसेज को स्क्रीन पे प्रिंट करना या फिर किसी और स्टैंडर्ड आउटपुट डिवाइस पे प्रिंट करना। ओके, प्रिंट फंक्शन का सिंटेक्स बहुत ही आसान है। प्रिंट, उसके अंदर ऑब्जेक्ट्स, कॉमा, सेपरेटर, कॉमा, एंड। यहाँ पर ऑब्जेक्ट एक या एक से अधिक भी हो सकते हैं, लेकिन कोई भी ऑब्जेक्ट प्रिंट होने से पहले उसको स्ट्रिंग के फॉर्मेट में कन्वर्ट कर दिया जाएगा। ओके, उसके बाद ही हम उसे प्रिंट कर सकते हैं स्क्रीन पे। ऑलराइट, और प्रिंट फंक्शन के अंदर कोई भी चीज़ मैंडेटरी नहीं है, सारे एट्रीब्यूट्स ऑप्शनल हैं। ऑलराइट, हमें बस अपने कमांड प्रॉम्प्ट पे टाइप करना पाइथन, उसके बाद हमारा पाइथन का सेल स्टार्ट हो जाएगा। सेल का इस्तेमाल हम तब करते हैं जब हमें कोई छोटा मोटा कोडिंग को टेस्ट करना रहता है कि ये वैलिड है या नहीं है। हालांकि ये सारे कोड को हम एक टेक्स्ट फाइल के अंदर स्टोर करके भी काम चला सकते हैं, लेकिन हमें बस आपको यहाँ पर यह दिखाना है कि प्रिंट फंक्शन काम कैसे करता है। एक बेहद ही छोटा कोड, इसलिए इस केस में हम लोग पाइथन का सेल यूज कर सकते हैं फॉर आवर इजीनेस। ऑलराइट, तो मैं यहाँ पर यूज करता हूँ प्रिंट फंक्शन, प्रिंट, और मैं इसके अंदर कोई भी पैरामीटर पास नहीं करूँगा। उसके बाद मैं एंटर जैसे हिट करूँगा, ये एक मुझे न्यू लाइन प्रिंट करके दे देगा। इसी तरह इसके अंदर हम लोग कोई भी ऑब्जेक्ट पास कर सकते हैं। किसी भी तरह का ऑब्जेक्ट हो सकता है, वो स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट हो सकता है, इंटीजर ऑब्जेक्ट हो सकता है, किसी भी तरह का ऑब्जेक्ट हो सकता है। ये इंटीजर या फ्लोट या स्ट्रिंग, ये सब क्या होते हैं मैं आपको आगे डिटेल में बताऊँगा। ऑलराइट, मैं यहाँ पे एक वेरिएबल ले लेता हूँ, var इज इक्वल टू 1 2 3। इसके अंदर मैंने 1 2 3 को स्टोर करा। उसके बाद अब मैं इसे प्रिंट के अंदर पास करता हूँ, प्रिंट var, और मैं जैसे ही इंटर हिट करूँगा तो ये इसका वैल्यू को प्रिंट कर देगा। आप देख सकते हैं। अगर मैं एक और वेरिएबल ले लूँ, var2 इक्वल्स हेलो वर्ल्ड। ओके, अब मैं यहाँ पर एक बार मैंने आप लोगों को बताया था कि हम लोग मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स भी पास कर सकते हैं। ठीक है, तो मैं यहाँ पर इस बार मल्टीपल ऑब्जेक्ट पास करूँगा, प्रिंट var खमा var2। उसके बाद आप देख सकते हैं यहाँ पर ये दोनों ऑब्जेक्ट को स्ट्रिंग में पास करके यहाँ पर प्रिंट कर दिया है। 1 2 3 हमारा स्टोर था var वेरिएबल के अंदर, और हेलो वर्ल्ड स्टोर था var2 के अंदर। ऑलराइट, जो इसका नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पैरामीटर है वो है ACP पैरामीटर, सेप पैरामीटर। सेप पैरामीटर के अंदर हम लोग सेपरेटर डिफाइन करते हैं कि दो ऑब्जेक्ट एक दूसरे से कैसा सेपरेट होगा। इसका डिफ़ॉल्ट वैल्यू स्पेस होता है, सेप का बाय डिफ़ॉल्ट वैल्यू स्पेस होता है। ठीक है, ऑलराइट, तो मैं आपको दिखाता हूँ कि ये किस तरह से काम करता है। आप देख सकते हैं यहाँ पर मैंने जब दो ऑब्जेक्ट्स को पास किया, var और खमा var2, तो इसने इन दो वर्ड्स के बीच में एक स्पेस प्रिंट कर दिया है। ठीक है, एक स्पेस प्रिंट कर दिया है। मैं चाहता हूँ कि नहीं, ये दोनों स्पेस से सेपरेट ना हो करके हाइफन से सेपरेट हो जाए। तो ऐसे सिचुएशन में हम लोग यूज करेंगे सेप एट्रीब्यूट को। तो मैं यहाँ पे फिर से प्रिंट करता हूँ, प्रिंट var खमा var2, और इस बार हम यूज करेंगे सेप पैरामीटर, ACP सेप इज इक्वल टू, और यहाँ पर हम किसी भी तरह का कोई भी स्ट्रिंग पास कर सकते हैं। मैं यहाँ पर हाइफन पास करता हूँ। अब आप देख सकते हैं मैं इसे जैसे ही एंटर हिट करूँगा, आप देख सकते हैं ये स्पेस से सेपरेट होने के बजाय ये हाइफन से सेपरेट हुआ है, 1 2 3 हाइफन हेलो वर्ल्ड। ऑलराइट, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट एट्रीब्यूट है वो है एंड। एंड के थ्रू हम लोग ये स्पेसिफाई कर सकते हैं कि किसी भी स्टेटमेंट को या किसी भी ऑब्जेक्ट को प्रिंट करने के बाद वो उसके एंड में क्या करेगा, उसके एंड में क्या प्रिंट करेगा। ऑलराइट, तो एंड का बाय डिफ़ॉल्ट वैल्यू होता है न्यू लाइन, जिसे हम लोग /n के थ्रू भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ओके, तो हम इसे अपने ज़रूरत के हिसाब से कस्टमाइज भी कर सकते हैं। आप देख सकते हैं अगर मैं यहाँ पर प्रिंट करूँ, ओके, अब मैं यहाँ पर लिखता हूँ var1 इक्वल टू हेलो, var2 इक्वल्स टू
देयर, where 1, उसके बाद मैं नेक्स्ट लाइन में प्रिंट करता हूँ where 2। ऑल राइट, अब मैं इसे अगर रन करूँ तो आप देख सकते हैं पहले हेलो प्रिंट होगा, उसके बाद मुझे एक न्यू लाइन में भेज दिया जाए, उसके बाद हमारा कर्सर न्यू लाइन में चला गया, उसके बाद न्यू लाइन में देयर प्रिंट हो गया है। ओके, तो ऐसा इसलिए क्योंकि एंड के अंदर बाय डिफ़ॉल्ट न्यू लाइन यूज होता है /n, इसलिए हमारा जो सेकंड टेक्स्ट है वो न्यू लाइन में चला गया। अगर मैं चाहता हूँ, अगर मैं इसे बता दूँ कि तुम अपने डिफ़ॉल्ट /n, जिसे हम लोग न्यू लाइन भी बोलते हैं, उसे चेंज करके एक स्पेस कर दो, अब मैं इसे अगर प्रिंट करूं तो हमारा कर्सर न्यू लाइन में नहीं जाने के बजाय सेम लाइन में ही प्रिंट कर देगा, एक स्पेस से सेपरेट करके। आप देख सकते हैं एक ही लाइन में हमने इसे प्रिंट कर दिया। ऑल राइट, सपोज 5/n दे दूं, ओके, तो ये क्या करेगा, पहला ऑब्जेक्ट प्रिंट करेगा, उसके बाद 5 न्यू लाइन प्रिंट करेगा, उसके बाद दूसरे ऑब्जेक्ट को प्रिंट कर देगा। ओके, आप देख सकते हैं हेलो 5 न्यू लाइन्स फॉलोड बाय देयर। ऑल राइट, अब मैं चाहता हूँ नहीं, तुम इसे /n से रिप्लेस ना करो, अब तुम इसे रिप्लेस करो /t से, यानी कि मुझे न्यू लाइन जाने के बजाय एक टैब इतना स्पेस दे दो। ऑल राइट, तो मैं यहाँ पे लिखूँगा /t, अब मैं इसे एग्जीक्यूट करूँगा तो हेलो, आप देख सकते हैं यहाँ पे एक टैब जितना स्पेस आ गया है, हेलो टैब देयर। अब चलते हैं दो इंपॉर्टेंट फंक्शंस जो थे, आईडी फंक्शन और टाइप फंक्शन का क्या इस्तेमाल है। आईडी फंक्शन रिटर्न करता है किसी भी ऑब्जेक्ट का आइडेंटिटी। ऑल राइट, जैसे हम लोग सी प्रोग्राम के अंदर किसी भी वेरिएबल का हमें एड्रेस रिटर्न करना होता तो हम लोग प्रिंट करके देख सकते थे कि उसका एड्रेस क्या है। इसी तरह पाइथन के अंदर किसी भी ऑब्जेक्ट का आइडेंटिटी चेक करने के लिए हम आईडी फंक्शन का इस्तेमाल करते हैं। और आप ये बात जान लें कि पाइथन के अंदर हर एक ऑब्जेक्ट का आइडेंटिटी यूनिक होगा, हमेशा यूनिक होगा। ओके, इसे इस्तेमाल करना भी बेहद आसान है। आईडी के अंदर सिर्फ हमें अपना ऑब्जेक्ट पास कर देना है, वो उस ऑब्जेक्ट का आईडी रिटर्न कर देता है। सपोज मैंने एक वेरिएबल लिया var1 इक्वल्स हेलो वर्ल्ड, अब मैं इसका आईडी को प्रिंट कराना चाहता हूँ, तो इसके लिए मैं यूज करूँगा प्रिंट आईडी ऑफ var1। ऑल राइट, अब इसे करते हैं एग्जीक्यूट। आप देख सकते हैं ये एक यूनिक आईडी हमें मिल गया है। ओके, अब प्रिंट करते हैं कुछ और। आप इसके अंदर डायरेक्ट भी कोई ऑब्जेक्ट पास कर सकते हैं, मैं यहाँ पे आपको दिखाता हूँ। प्रिंट आईडी ऑफ 1 2 3। ओके, इसी तरह मैं और भी कुछ आईडी प्रिंट कर लेता हूँ, जैसे प्रिंट आईडी ऑफ 4.5, प्रिंट आईडी ऑफ 4.5। ओके, अब मैं इसे एग्जीक्यूट करूँगा अगर, तो आप तीनों को आईडी देख सकते हैं और ये हर एक का एक यूनिक आईडी हमें प्रिंट करके दिखाएगा। सॉरी, ठीक है, अब इसे एग्जीक्यूट कर लेते हैं। उसके बाद ओके, अब इसे एग्जीक्यूट करके देखते हैं कि हमें क्या आउटपुट मिलता है। ठीक है, आप देख सकते हैं इसने हमें तीनों वेरिएबल के लिए, इसने हमें तीनों ऑब्जेक्ट्स के लिए एक यूनिक आईडी प्रोवाइड किया है। आप देख सकते हैं तीनों यूनिक है। ऑल राइट, टाइप के अंदर हम अपने ऑब्जेक्ट को पास करते हैं और ये हमें उसका टाइप बता देता है। ऑल राइट, इसका सिंटेक्स भी बहुत आसान है, बस टाइप के अंदर हमें अपना ऑब्जेक्ट को पास करना होता है और ये हमें उसका टाइप बता देता है। लेट्स सी, सपोज मैं पता करना चाहता हूँ var1 का टाइप क्या है, तो मैं प्रिंट करूँगा यहाँ पे प्रिंट टाइप ऑफ var1। ऑल राइट, अब मैं इसे जैसे ही प्रिंट करूँगा ये मुझे बता देगा। आप देख सकते हैं इसका टाइप क्या है, स्ट्रिंग str। ऑल राइट, इसी तरह मैं कुछ और प्रिंट कर लेता हूँ। इसके अंदर भी हम डायरेक्टली ऑब्जेक्ट पास कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल प्रिंट टाइप ऑफ 1.3। ओके, अब हमें ये इसका भी टाइप बता देगा। इसी तरह अगर मैं यहाँ पे प्रिंट करूँ प्रिंट टाइप ऑफ 1 2 3, ये इसका भी टाइप हमें बता देगा।
ओके, लेट्स सी। यस, आप देख सकते हैं स्ट्रिंग पहला हमारा टाइप है, पहला ऑब्जेक्ट का टाइप है स्ट्रिंग, सेकेंड फ्लोट एंड द लास्ट वन इज इंटीजर टाइप। ओके, तो उम्मीद करता हूँ कि ये दोनों फंक्शन भी आपको समझ में आ गए होंगे। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज रिजर्व वर्ड। रिजर्व वर्ड क्या होते हैं? किसी भी लैंग्वेज के अंदर कुछ वर्ड रिजर्व किए हुए होते हैं और उसके कुछ स्पेशल मीनिंग होते हैं उस लैंग्वेज के कंपाइलर के अंदर। इसे कुछ लोग कीवर्ड्स भी बोलते हैं। ओके, पाइथन के अंदर मोर देन 33 कीवर्ड्स अवेलेबल है। ओके, हम अभी ये सारे कीवर्ड्स को चेक करेंगे। पाइथन के अंदर कौन कौन से कीवर्ड है इसे जानने के लिए हम इस्तेमाल में लाएंगे एक मॉड्यूल का जिसका नाम है कीवर्ड। तो मैं यहाँ पर टाइप करूँगा इंपोर्ट कीवर्ड। ये मॉड्यूल क्या होता है, इंपोर्ट स्टेटमेंट क्या होता है, इन सब के बारे में मैं आगे डिटेल में डिस्कस करूँगा, आप बिल्कुल भी फिक्र ना कीजिए। ऑलराइट, मैं यहाँ पर बस आपको यह दिखाना चाहता हूँ कि कौन कौन से कीवर्ड पाइथन के अंदर अवेलेबल है। ठीक है, इसके लिए मैं यूज करूँगा प्रिंट ऑफ कीवर्ड .kw लिस्ट। ऑलराइट, मैं इसे एग्जीक्यूट करूँगा और ये पाइथन का सारा कीवर्ड्स को प्रिंट कर देगा। आप देख सकते हैं पाइथन के अंदर ये सारे कीवर्ड्स हैं। ठीक है, पाइथन के अंदर ये सारे कीवर्ड्स हैं। अगर आप इन कीवर्ड को ध्यान से देखें तो आपको यह पता चलेगा कि इसके अंदर सिर्फ फॉल्स, नन और ट्रू ही ऐसे कीवर्ड हैं जो अपर केस से स्टार्ट होते हैं, बाकी सारे कीवर्ड्स लोअर केस से ही स्टार्ट होते हैं। ओके, तो आप इन बातों का ख्याल रखें कि फॉल्स, नन एंड ट्रू ऑलवेज स्टार्ट विथ अपर केस। ओके, अब बात कर लेते हैं आइडेंटिफायर्स के बारे में। आइडेंटिफायर्स क्या होते हैं? पाइथन के अंदर किसी भी नेम को आइडेंटिफायर्स कहते हैं, किसी भी नेम को। अब या वो फंक्शन का नेम हो सकता है, क्लास का नेम हो सकता है, मॉड्यूल का नेम हो सकता है, किसी वेरिएबल का नेम हो सकता है, किसी भी नेम को हम बोलते हैं आइडेंटिफायर्स। पाइथन के अंदर किसी भी नेम को आइडेंटिफायर्स बोलते हैं। ऑलराइट, अब बात कर लेते हैं वो कौन कौन से रूल्स हैं जिसे फॉलो करते हुए हमें अपने वेरिएबल का नाम डिफाइन करना है। ओके, हम लोग अल्फ़ाबेट, डिजिट्स और अंडरस्कोर को ही यूज कर सकते हैं। सिर्फ पाइथन के अंदर सिर्फ यही अलॉट कैरेक्टर्स हैं किसी भी वेरिएबल को डिफाइन करने के लिए। अल्फ़ाबेट या तो अपर केस में हो सकते हैं या लोअर केस में हो सकते हैं, डिजिट कोई भी 0 to 9, इसी का इस्तेमाल करते हुए हम आइडेंटिफायर डिफाइन कर सकते हैं। ओके, सेकेंड रूल यह बताता है कि कोई भी आइडेंटिफायर का नाम डिजिट से स्टार्ट नहीं होना चाहिए। या तो हम अल्फ़ाबेट से स्टार्ट कर सकते हैं, अपर केस और लोअर केस, या फिर अंडरस्कोर से स्टार्ट कर सकते हैं। ऑलराइट, हम लोग कोई भी रिजर्व वर्ड का इस्तेमाल नहीं कर सकते। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट इज आइडेंटिफायर्स आर केस सेंसिटिव। ऑफ कोर्स पाइथन इज ए केस सेंसिटिव लैंग्वेज। एंड द लास्ट वन इज देयर इज नो लिमिटेशन, देयर इज नो लेंथ लिमिटेशन ऑफ आइडेंटिफायर। पाइथन का वेरिएबल का लेंथ कितना ही बड़ा हो सकता है, इससे हमें कोई दिक्कत नहीं होने वाली। ओके, तो चलिए इन सारे रूल्स को चेक करते हैं। जैसा कि मैंने पहला रूल बताया कि अलाउड कैरेक्टर सिर्फ A to Z है, 0 to 9 है एंड अंडरस्कोर। तो अगर मैं A इज इक्वल टू 1 to 3 लिखूँ, ये वैलिड है। क्यों वैलिड है? ये वैलिड है। इसी तरह A1 2 इक्वल्स हेलो, ये भी वैलिड है। ओके, नेक्स्ट वन इज वन वेरिएबल इक्वल टू इंडिया। ओके, ये वैलिड है या नहीं, आप बताइए। उप्स, ये तो इनवैलिड है। क्यों इनवैलिड है? डोंट फॉरगेट रूल नंबर 2 विच सेज दैट अ वेरिएबल विच सेज दैट एन आइडेंटिफायर नेम कांट बी स्टार्ट विथ अ डिजिट। ओके, इसी तरह एक वेरिएबल हम यहाँ पर लेते हैं, वेरिएबल नेम, वेरिएबल वैल्यू इक्वल्स 1 2 3 4 5। ये वैलिड है या इनवैलिड है? बिल्कुल वैलिड है। क्यों वैलिड है? क्योंकि इसके अंदर हमने अंडरस्कोर यूज किया है और ये अलाउड कैरेक्टर में से आते हैं। ठीक है, इसी तरह अगर मैं लूँ यहाँ पर माई डॉट वेरिएबल, ये वैलिड है या नहीं? ये बिल्कुल वैलिड नहीं है। क्यों वैलिड नहीं है? ये क्यों वैलिड नहीं है? क्योंकि यहाँ पर मैंने
मैंने यहाँ पर एक स्पेशल सिंबल यूज किया है जो अलाउड नहीं है, ये एक स्पेशल सिंबल है, तो ये इनवैलिड होगा। ओके, ये इनवैलिड होगा। इसी तरह मैं यहाँ पर लिखूँ इसी तरह मैं यहाँ पर लिखूँ ट्रू इक्वल्स 1 to 3, ये वैलिड होगा या नहीं? उप्स, ये भी इनवैलिड है। क्यों इनवैलिड है? ये तो अपर केस से स्टार्ट हो रहा है जो कि अलाउड कैरेक्टर्स है, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं दिखाई दे रहा है। ये एक रिजर्व कीवर्ड है। ओके, और रिजर्व कीवर्ड को हम लोग एज अ पाइथन आइडेंटिफायर यूज़ नहीं कर सकते हैं, है ना। इसी तरह अगर मैं यहाँ पर लूँ फॉल्स इक्वल्स हेलो, तो आप बताएं ये वैलिड है या इनवैलिड है? ये तो वैलिड है। क्यों वैलिड है? जबकि फॉल्स भी तो एक रिजर्व कीवर्ड है, फॉल्स भी तो एक रिजर्व वर्ड है, फिर ये क्यों वैलिड है? तो मैंने आप लोगों को बताया था कि पाइथन के अंदर फॉल्स, ट्रू और नन ही एक ऐसे कीवर्ड हैं जो अपर केस से स्टार्ट होते हैं, और जब तक ये अपर केस से स्टार्ट नहीं होता तब तक ये हमारे लिए वैलिड है। फॉल्स विच स्टार्ट विथ लोअर केस इज नॉट अ रिजर्व वर्ड, सो वी कैन यूज फॉल्स एज अवर आइडेंटिफायर। ऑलराइट, अगर हमारा आइडेंटिफायर का नाम अंडरस्कोर से स्टार्ट होता है तो वो हमें यह इंडिकेट करता है कि ये आइडेंटिफायर प्राइवेट है, जबकि दरअसल में वो प्राइवेट नहीं होता, ये बस एक नेमिंग कन्वेंशन है। ऑलराइट, इसी तरह अगर कोई आइडेंटिफायर स्टार्ट होता है डबल अंडरस्कोर से, तो वो हमें इंडिकेट करता है कि ये स्ट्रांगली प्राइवेट है, जबकि वो रियल में नहीं होता, वो बस एक कॉन्वेंशन है, नेमिंग कॉन्वेंशन है। ऑलराइट, द लास्ट पॉइंट इज, अगर कोई आइडेंटिफायर का नाम स्टार्ट भी डबल अंडरस्कोर से होता है और एंड भी डबल अंडरस्कोर से होता है, तो वह हमें यह बताता है कि ये लैंग्वेज डिफाइंड स्पेशल नेम है। मैंने बताया आपको, अगर कोई आइडेंटिफायर का नाम स्टार्ट होता है अंडरस्कोर से आइडेंटिफायर, तो इसका मतलब वो आइडेंटिफायर प्राइवेट है। ओके, ये आइडेंटिफायर प्राइवेट है। अगर मैं इसे प्रिंट कर दूं, प्रिंट अंडरस्कोर आइडेंटिफायर, ये तो प्रिंट हो जा रहा है। मैंने आपको पहले भी बताया कि रियल में ऐसा कुछ नहीं होता, ये बस एक कॉन्वेंशन है, नेमिंग कॉन्वेंशन है। वीडियोस कंप्लीट होने के बाद आप वीडियोस का डिस्क्रिप्शन ज़रूर से चेक कीजिए, उसके अंदर मैं इन सारे पीडीएफ प्रोवाइड कर दूंगा। आप वहाँ से जाकर इन पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं और इसे पढ़ करके और अपने आप को पाइथन में और स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। ऑलराइट।